मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम के खिलाफ जो बवाल मचा हुआ है उस पर बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी सूचना आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सूचना यह है फ्रेंड्स कि आपको मालूम है कि AFE-IAS ने रिपब्लिक डे गिफ्ट के रूप में अपने ऑनलाइन के फुल कोर्स पर 3,500 डिस्काउंट की घोषणा की थी। यह डिस्काउंट अभी जारी है, लेकिन स्मरण आप लोगों को ये दिलाना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। बस इसे आप याद रखें। यदि आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक की ही तिथि आपके पास है। ये जो पूरा कोर्स है, जैसा कि आप शायद जानते होंगे, 14,500 रुपये का है और इस पर 3,500 रुपये का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के प्रतिशत का आप अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और डिस्काउंट कोड है रिपब्लिक। कैपिटल में आपको लिखना होगा REPUBLIC रिपब्लिक। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके 31 जनवरी तक आप 3,500 रुपये के डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं यूजीसी के नियम पर। यूजीसी ने अभी एक नियम लागू किया है, एक विनियमन बनाया है। इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है यूजीसी इन ब्रैकेट उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु ब्रैकेट क्लोज विनियम 2026। याद रखिए, ये यूजीसी का बनाया हुआ नियम है। ये कोई पार्लियामेंट के द्वारा पारित एक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ रखा गया है विनियम। एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें शब्द है यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका जो संबंध है वो उच्च शिक्षा संस्थानों से है। और आप देखिए कि विनियम में मेंशन भी किया हुआ है उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु। सबसे पहले ये 1953 में फॉर्मली अस्तित्व में आया था। इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज कर जाएं कि ये अस्तित्व में आया कब, इस्टेब्लिश कब हुआ, और प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले 1953 में यह अस्तित्व में आया था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट भी किया था। लेकिन बाद में एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में ये 1956 में अस्तित्व में आया है। वर्तमान जो इसका स्वरूप है वो 1956 के तहत है और उस समय पार्लियामेंट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बनाया था। पहले तो विधेयक पारित किया, फिर वो एक्ट बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। दोस्तों, इसने अभी जो विनियमन बनाया है, देखिए वो क्या है। उच्च शिक्षा संस्थानों में, यानी कि हायर एजुकेशन में, समता के संवर्धन हेतु, समता के संवर्धन हेतु, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो समानता है वो बनी रहे, बल्कि और ज़्यादा बढ़े। नाम से तो ये बिल्कुल सही लगता है, समानता होनी ही चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे यहाँ के, और वो मेंशन होना ही चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था यूजीसी ने इससे पहले 2012 में भी की थी इक्विटी रेगुलेशन के तहत। और अब जो ये विनियमन लाया गया है, आप यूं कह लीजिए कि 2012 के इक्विटी रेगुलेशन की जगह लेगा, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। अब ये बात अलग है कि उस अच्छे उद्देश्य को लागू करने के जो तरीके अपनाए गए हैं वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि वे उतने अच्छे होते और उसको लेकर के किसी के मन में कोई संदेह नहीं होता तो फिर बवाल नहीं मचता, इसका विरोध इतना नहीं होता, और काफ़ी उग्र विरोध हो रहा है। यूजीसी के अनुसार इसका जो उद्देश्य है वह है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर छात्र छात्राओं में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। बहुत अच्छा उद्देश्य है। और विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिसे हम ओबीसी कहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग, इनमें से किसी के विरुद्ध भेदभाव न हो, उसे खत्म किया जा सके। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि अभी इस रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इस पृष्ठभूमि को जान लीजिए। दोस्तों, कुछ समय पहले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मृत्यु से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 2012 के नियमों के क्रियान्वयन पर सवाल उठे थे। यानी कि वो जो इक्विटी रेगुलेशन है, जो समता से संबंधित जो रेगुलेशन है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था लाए जिसके तहत ये काम कर सके, और उसी के पालन स्वरूप यूजीसी ये विनियमन 2026 लेकर के आया है। अब देखिए कि प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए उसने क्या किया है। उसने कहा है कि जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ समान अवसर केंद्र बनेंगे, जो वंचित वर्गों से जुड़ी नीतियों के क्रियान्वयन और भेदभाव के शिकायतों की निगरानी करेगा। और ये जो संस्थान बनेंगे उसकी जो अध्यक्षता होगी, उस संस्थान के प्रमुख उसके अध्यक्ष होंगे, और 10 सदस्य कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, और उस कमेटी में समता समिति आप कह लीजिए, और उस कमेटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से होंगे। ठीक है, ताकि सभी वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सके। अब देखें कि लागू हो सके। ठीक है, आपने कमेटी तो बना दिया, वहां शिकायत भी पहुंच गई, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो एक्शन हो, इसके लिए फिर यूजीसी ने व्यवस्था की है कि यदि कोई शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में कमेटी की बैठक होगी, 15 दिन में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, और 7 दिन में उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कैंपस है उसमें इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, इक्विटी एम्बेसडर भी होंगे, और 24 घंटे की हेल्पलाइन खुली हुई होगी, और सबका अनुपालन हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी। ये व्यवस्था दोस्तों मोटे तौर पर की गई है। अब जो खासकर जो विरोध हो रहा है, देखिए वो किन बातों को लेकर के हो रहा है। इसमें खासकर जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, या कह लीजिए कि अनारक्षित वर्ग के जो छात्र हैं, वे अपने को ये मान करके चल रहे हैं कि उनका उत्पीड़न बढ़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो छूट दे दी गई है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यहां तक कि जो अगर कोई इनके खिलाफ कोई झूठी शिकायत भी हो जाती है, इनके खिलाफ या वहाँ पढ़ाने वाले, काम करने वाले लोगों के खिलाफ, तो झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, उनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से उनका ये कहना है कि ये जो विनियमन है एक प्रकार से सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डिफॉल्ट अपराधी की तरह पेश कर रहे हैं, डिफॉल्ट अपराधी की तरह पेश कर रहा है। यानी कि यदि किसी के खिलाफ कोई शिकायत कर दी गई है तो सीधी सी बात है कि ये मान करके चला जाएगा कि यही अपराधी है। और जो दूसरा विरोध है वो शिक्षण संस्थानों का भी है। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों का तर्क है कि जो इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात कही गई है, इक्विटी कमेटी की बात कही गई है, उसके जरिए जो यूजीसी है वो कैंपस के आंतरिक प्रशासन में जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। इससे संस्थानों की जो स्वायत्तता है वह प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, एक बात और है कि इसमें अब जो जाति आधारित टिप्पणियों का जो दायरा है, जो शामिल वर्ग हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। अब इस दायरे में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी जुड़ गया है। और इसलिए नए नियमों के कारण जो सामान्य वर्ग है अपने आप ही आरोपों से घिर जाएगा, वो ये मान करके चल रहे हैं।
दोस्तों, ये 2-3 सबसे महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं जिसको लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन सब में जो युवा वर्ग है और जो दूसरे भी लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त रूप से इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका स्वीकार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की एक जो बेंच है वह इस पर सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, चूंकि अब मामला यह सुप्रीम कोर्ट में है तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कौन कौन से तर्क उसके सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणियां करती है और अंततः क्या निर्णय देती है। एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो नियम है परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है तो जो आरक्षण का जो टॉपिक है उसको अपडेट रखने के लिए आपको इस घटना पर नज़र रखनी है और जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो तो जो भी टिप्पणियां आएँ, जो भी तर्क दिए जाएं, प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से सुने और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वह तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।